नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम रांगे राघव द्वारा रचित गदल कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। रांगे राघव हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जो हाशिए के समाज के जीवन यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। कब तक पुकारूं उपन्यास के कारण हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। गदल कहानी की भावभूमि भी इसी उपन्यास के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त तो होगा कि यह स्वायत्त कहानी न लगकर उपन्यास का ही एक अंश प्रतीत होती है। गदल कहानी का केंद्रीय तत्व है प्रेम, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की चिर परिचित युक्तियों के साथ कहानी में विकसित होता रहता है। लेकिन इस प्रेम की रंगत उसने कहा था और आकाशदीप सरी की कहानियों से पूर्णतया भिन्न है। ये खास बड़बोलेपन के साथ प्रेम की उपर्युक्त तीनों विशेषताओं में अपने होने का एहसास कराता है। कहानी चरित्र प्रधान है और नायिका गदल की मनोवृत्तियों और इच्छाओं से संचालित है। खाली गुजल वंश की 45 वर्ष की बहू गदल पति गन्ना की मृत्यु के बाद अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ 32 वर्षीय विधुर लोहा मोनी के घर बैठ जाती है। तब सभी स्तब्ध हैं। दो जवान बेटों की मां ने अपने छोटे से जाति और छोटी वय के पुरुष से विवाह क्यों किया? बेटे की वय के मोनी से विवाह करने का अर्थ तब समझ में आता यदि उसके साथ उसका प्रेम संबंध होता। इसलिए क्रोध और अपमान से धधकता 30 वर्षीय बड़ा बेटा जब तब उसे कुलच्छिनी कुलबोरनी कहकर मन की भड़ास निकालता है। डोडी गदल का देवर महसूस करता है कि गदल का यह कृत्य वास्तव में नया घर बसाने की चाह नहीं, बल्कि डोडी से अपने अपमान का बदला लेने की युक्ति है। एक अंतरंग मुलाकात में गदल और डोडी दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण की बात भी करते हैं। गदल उसे पुरुषोचित कदम न उठाने के लिए धिक्कारती है और डोडी बिरादरी के भय और दिवंगत बड़े भाई के प्रति सम्मान की बात कहकर गदल से विवाह न कर पाने की अक्षमता को स्वीकारता है। एक दिन बाद ही डोडी के असामयिक मृत्यु का समाचार पा गदल मोनी से सारे संबंध तोड़ पुनः अपने परिवार से आ मिलती है। बिरादरी भोज देकर वो डोडी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करना चाहती है और अपनी धुन में परवाह भी नहीं करती कि कानूनन 25 लोगों से अधिक किसी को भी भोज का आयोजन करने में पुलिस कचहरी का चक्कर शुरू हो सकता है। वह न जेल से डरती है न मृत्यु से। उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करनी है और अद्भुत दृढ़ता और निर्भीकता के साथ अपने प्राणों की आहुति देकर वह बिरादरी का भोज भी संपन्न कराती है। वह अब डोडी के प्रति उसका प्रेम, समर्पण और प्रेमोत्सर्ग तो है। गदल कहानी की विशेषता है कि यह हिंदी साहित्य को अपनी दृढ़ता, कर्मठता और इच्छाओं से संचालित जैसा वर्जनाहीन स्त्री चरित्र देती है, वैसा मित्रों मरजाने की मित्रों के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। गदल की चारित्रिक संरचना बेहद पारदर्शी है। जो भीतर है वही एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ बाहर भी है। दुराव, छिपाव और छल गदल से कोसों दूर है। इसीलिए लेखक को रुककर किन्हीं कथा युक्तियों का सहारा लेकर उसके व्यक्तित्व की सूक्ष्म परतों को उभारने का श्रम नहीं करना पड़ता। कहानी के प्रारंभ में ही वह जितनी मुखरा, जुनूनी और निडर है, कहानी के अंतिम भाग में भी उसके चरित्र की संरचना एक सीधी सपाट पंक्ति की तरह है, जो पाठक को कथा विकास के साथ साथ किन्हीं अतल गहराइयों या उन्नत ऊंचाइयों में ले जाने का लोमहर्षक आह्लाद नहीं देती। केंद्रीय चरित्र को प्रारंभ में ही अति स्पष्ट एवं अपरिवर्तनीय बना देख लेखक ने के लिए जोखिम का काम है। कथा की सूक्ष्म व्यंजनाओं को प्रामाणिक रूप से उभारने और पाठकीय को कौतूहल बनाने के लिए लेखक प्रायः पात्रों के चरित्र का क्रमिक उद्घाटन करते हैं। इससे पाठक को गहनतर होती कथा के विस्तार की प्रत्येक अवस्था में कुछ नया पाने और उसी अनुपात में अपने भीतर मनोभावों की महीन परतों को खुले चले जाने का आभास भी होता है। यह वह स्थिति है जब रचना पाठक को शब्दों की जकड़बंदी से मुक्त कर एहसास की इसी दुनिया में ले जाती है जो उसके भीतर धड़कती है, लेकिन जिससे वह न अपरिचित था। अपने भीतर उमकती इन
दुनिया को चीन लेने पर वह अपने शब्दों में भले ही न पिरो पाए, लेकिन लेखक के साथ जुड़कर अपने को बेहतर और समृद्धतर पाता है। कहानी की दुनिया के समानांतर भीतर की दुनिया से तादात्म्य स्थापित कर पाने की क्षमता जितनी गहन और उन्नत होती है, कहानी उतनी ही प्रभावशाली और कालातीत होती चलती है। कुशल कथा शिल्पी रांगे राघव कहानी की इस अर्थता को जानते हैं और पाठक की अपेक्षा को भी। इसीलिए घटनाओं के त्वरित वेग और चुटीले संवादों के सहारे वे पाठक की जिज्ञासा को उत्कर्ष की ओर लिए चलते हैं। कहानी का नाटकीय विधान सिर्फ दृश्यात्मकता का परिपाक ही नहीं करता, पाठक को उन क्रिया व्यापारों का साझेदार होने का वर्चुअल सुख भी देता है। स्पष्ट है कि विचारशील गंभीर पाठक को सम्मोहित दर्शक में तब्दील करने की कला कहानी में अंतर्निहित दुर्बलताओं को नजरअंदाज कर देती है। कहानी में गदल रंगमंच की प्राय सभी भूमिकाओं का स्वयं निर्वहन करती दिखती हैं। वह सूत्रपात, मुख्य अभिनेत्री, रंग निर्देशक और पटकथा लेखक सभी भूमिकाओं में समान दक्षता के साथ संचरण करती है। इतनी प्रत्युत्पन्न मति संपन्न है कि जहां अपने को प्रखरता के साथ अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस हो, वहीं एक अन्य विचार संवेदन को अपने लक्ष्य और कार्यशैली में जोड़कर कथा गति को प्रभावमान बनाए रखती है। इसलिए कहानी की संरचना उपन्यास अथवा नाटक के पैटर्न पर आगे बढ़ती है। एक सुस्पष्ट प्रमुख कथा के साथ एक या एकाधिक अंतर कथाओं की नियोजना गदल कहानी में गदल डोडी प्रेम की मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथा बिरादरी बोझ भी है, जो मुख्य कथा के प्रभाव को गाढ़ा भी करती है और कथा नायिका की चारित्रिक विशेषताओं को उसकी सबलताओं दुर्बलताओं के साथ बखूबी उभारती है। कथा नायिका गदल की विशेषता है कि वह अपने किसी भी मनोभाव और मान्यता को प्रचलित अर्थ के सहारे समझने की रूढ़ि का विरोध करती है। डोडी के प्रति अपने प्रेम की गहराइयों को अभिव्यक्त करने के लिए वो मर्यादा की सभी कगारों को तोड़ते हुए रोष का सहारा लेती है। गन्ना की क्रिया के तुरंत बाद वासना पूर्ति के लिए वो मोनी के घर नहीं बैठती। दरअसल मोनी को पूरी कहानी में वो मर्द का दर्जा ही नहीं देती। कभी उसे धमकाते हुए इशारों पर नचाती है, अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं, तो कभी अपनी उम्र का रूप दिखाकर उसकी धौंस को बचपन में उछाल देती है। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, तब से मैं जानती हूँ, मुझे क्या सिखाएगा तू। तो कभी दृढ़ शब्दों में उसे उसकी सीमाओं का बोध करा देती है। अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तूने मेरा मोल दिया है। जाहिर है गदल के लिए मोनी डोडी को मर्मांतक आघात देने हेतु इस्तेमाल किया गया औजार भर है। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे ऐसा बदला लिया जैसा कोई न ले सकेगा। गदल के बदले का अंक गणित साफ है, कोई कूटनीति नहीं, आमने सामने दो दो हाथ की लड़ाई, हार जीत की परवाह नहीं, क्योंकि प्रतिद्वंदी को ललकारने की प्रक्रिया में ही उसके भीतर का आवेश क्रमशः घुलता चला जाता है। आश्चर्य होता है कि अपनी उद्धृत विद्रोही प्रकृति का बार बार ढोल पीटने वाली गदल डोडी के प्रति अपने प्रेम को लेकर इतनी खामोश क्यों हो गई। लोकलाज को तिलांजलि देते हुए जिस अकूट भाव से उसने मोनी का वर्ण किया, उसी तरह डोडी के साथ वह घर बसा लेती और मोनी के घर बैठने के बाद जब इस प्रेम को खरे शब्दों में अभिव्यक्ति दी भी, जब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। सत्य यह है कि गदल जितनी तेज तर्रार और विद्रोहिणी दिखती है, असल में वो उतनी है नहीं। बिरादरी की मर्यादा और उसकी सोच और गतिविधियों को बांधा हुआ है। पति के साथ एक निष्ठ भाव से पिछले 30 बरस से वह गृहस्थी चला रही थी, लेकिन रह रहकर संकेतों में डोडी को इस तथ्य को भूलने नहीं देती। जब 14 की थी तब तेरा मौसा मुझे गांव में देख गया था, तू उसके साथ तेल लिया लठ लेकर मुझे लेने आया था न, तब मैं आई थी कि नहीं। वह जानती है भरी जवानी में पत्नी और बच्चों को गवा देने के बाद डोडी ने दूसरा ब्याह नहीं किया कि निहाल को अपना बेटा मानकर वो वास्तव में गदल को ही सीने से लगाए हुए है। गन्ना की मृत्यु के बाद वो हर पल डोडी की ओर से आने वाले विवाह प्रस्ताव की बाट जो होती है। गन्ना की मृत्यु से उसके परिवार की मालकियत का हक छीनकर निहाल की बहू को दे दिया। तेरी आश्रित नहीं हूँ जैसे चीखते प्रतिवादों के साथ परोक्ष रूप से वो डोडी को जल्दी फैसला लेने के लिए उकसाती है। गदल के लिए अपने प्रेम से बड़ा आत्मसम्मान कुछ भी नहीं। प्रेमी के सामने प्रेम न्यास न करके वो अपने को
छोटी क्यों करें? कठोर शब्दों में अपने प्रतिवाद को रख किसी अनहोनी की चेतावनी वह अवश्य डोडी को देती है। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों को की चाकरी भी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कम उठाऊं? ये लड़के ये बहुएं मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। गदल की हताशा का कारण डोडी में गदल की बढ़ी हुई अपेक्षाएं हैं। गदल जिस जीवन दर्शन को जी रही है वह मानता है कि आत्मा अनुशासन में बंधा समर्पित प्रेम जीवन भर एक ही अकर्मण्य स्थिति में नहीं रह सकता। प्रेम को ठोस पारिवारिक रिश्तों का रूप देना जरूरी है। पुरुष होने के नाते पहलकदमी थोड़ी को करनी होगी। इस आग्रह से उसकी इस मान्यता की पुष्टि होती है। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। स्पष्ट शब्दों में अपनी कबीलाई नैतिकता का स्वीकार करने वाली गदल की सबसे बड़ी पीड़ा और प्रजा यही है कि तूने मुझे पेट की पराई ड्योढ़ी लंघवाई। अपनी इस पीड़ा का सार्वजनिक ढिंढोरा पीटने में भी उसे कोई संकोच नहीं। बताओ पटेल, जब वह मेरे ही आदमी के मरने बाद मुझे न रख सका तो क्या करूंगी मैं? गदल के भीतर मनोवेग सामान्य गति से नहीं बहते, अंधड़ बनकर बहते हैं, इतनी अधिक तेज गति के साथ कि वे उससे भी अपने संग उड़ा ले चलते हैं। गदल में अंधड़ों की सवारी करने, किसी अपरिचित टीले तक पहुंच जाने की निडरता है। वह यह सोच कर निर्णय लेती है कि वह पत्तियों के मुंह में बैठकर जिंदगी की लड़ाई लड़ने का कौशल अलबत्ता उसमें खूब रहा है। अपनी तुनक मिजाज प्रवृत्ति के कारण वह जिंदगी भर की कमाई पलों में गवा दे सकती है और क्षति पर हाहाकार या पश्चाताप करने का जड़ विगलित भाव भी नहीं, बल्कि नई रणनीति बनाकर नए सफर पर निकल पड़ने का उत्साह भी अपने भीतर रखती है। गदल की सबसे बड़ी विशेषता उसका प्रचंड उग्र स्वभाव है। इसी कारण शेष पात्र उसके सम्मुख निस्तेज से जान पड़ते हैं। लेखक ने गदल के डिमांडिंग और डोमिनेटिंग व्यक्तित्व के कारण किसी को उसके सामने उभरने का अवसर ही नहीं दिया। रांगे राघव ने पूरी कहानी में गदल के अतिरिक्त किसी अन्य पात्र के व्यक्तित्व को सर्जित करने का प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने पात्रों को या तो बिंदुओं के रूप में उभारा या मजबूत आधार देने के लिए ही। उल्लेखनीय है कि कथा के नायक ने न सही महत्वपूर्ण पात्र कहे जा सकने वाले डोडी को लेकर भी लेखक की लापरवाही देखी जा सकती है। पराक्रमी, सुदर्शन और समझदार न होने के बावजूद वह बेहद संकोची, मितभाषी और आत्म केंद्रित है। गदल के कारण परिवारहीन होने पर भी अकेला और निर्वंश होने का बोध उसे कभी नहीं हुआ। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि गदल का वैधव्य, आबाद अनुराग और अकस्मात घर से नाता तोड़कर मोनी के पास चला जाना बहुत बड़े आघात की तरह उस पर पहुंच सका। सद्य परिणीता गदल को जबरन बुलाकर शायद वह अपना कलेजा उंडेल देना चाहता रहा हो, लेकिन लेखक उसे शब्द नहीं देते। गदल के कोसने पे बस आत्म स्वीकृति स्वरूप वह इतना ही भर कहता है, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती ना। वह जानता है कि गदल उसी से रूठकर मोनी के घर गई है। वह यह भी जानता है कि यदि अधिकार पूर्वक वो उसे लौटा ले आने की बात कहे तो गदल लौट भी आएगी, लेकिन दब्बूपन उसका व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इसीलिए कारण नहीं कि 30 बरस बाद अचानक वह ढोला मारूरा दुहा सुनने निकल पड़ता है और उत्तेजना, पश्चाताप और साथ के मिले दबाव के कारण रात में ही दम तोड़ देता है। चूंकि रांगे राघव के पास सारा शब्द भंडार गदल के लिए है, इसीलिए गौण पात्रों विशेषकर डोडी को उन्होंने चुप्पियों के जरिए ही रचा। डोडी लेखकीय उपेक्षा का शिकार न होता तो प्रेम की गहनता और सामाजिक विवशता की रस्साकशी के बीच पुरुष के अंतर्गत की कितनी ही अनसुनी दास्तान कह डालता। लेकिन तदयुगीन कथा रूढ़ियों के दबाव में आक्रांत लेखक भी प्रेम को स्त्री संदर्भ में अनसुनी दास्तान कह सकता था, लेकिन तदयुगीन कथा रूढ़ियों के अभाव में आक्रांत लेखक भी प्रेम की स्त्री संदर्भ में विश्लेषित करने का आग्रह पाले हुए हैं। मानो प्रेम स्त्रीत्व को जांचने की कसौटी है। पुरुषत्व की स्थिति में इसका कोई लेना देना नहीं। कहानी की गौण कथा को इसी सम्मोहन पाठ
की पात्र की संज्ञा दी जा सकती है। मरते वक्त उसके मुंह पर तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। डोडी की मृत्यु की सूचना देने वाले गिरिराज के शब्द मानो गदल के जीवन भर की थाती बन गए। अपने प्रेम पर सामाजिक स्वीकृति की मुहर लगाना उसके जीवन का कुल ध्येय बन जाता है। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती। से लेकर वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध भी मैं ही करूंगी। तक की दृढ़ निश्चयात्मकता, प्रबंध यानी बिरादरी भोज का आयोजन यानी राजज्ञा उल्लंघन। यह वह स्थल है जहां कहानी अपनी धुरी से छिटक जाती है। केंद्र में गदल के होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि कहानीकार अनायास बिरादरी भोज प्रकरण कहानी पर आरोपित कर देता है। स्वभाव के विपरीत इस मुद्दे पर गदल की मिमिहाट कहानी में पहले ही दर्ज है। तू भैया 2 बेटे 25 आदमी बुलाए, कुल क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है। पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ कर ले जाएगी। डरपोक कहीं के। मैं नहीं रहती ऐसों के। गदल की पहली फांस प्रेम हताशा है। तू मर्द है, अरे कोई बेयर से घिघियाता है। बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना मानता है। गदल नहीं जानती स्त्री और पुरुष दोनों की निजता और स्वायत्ता की हत्या करने वाली पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की खुर्राट चौकीदार है वह। यहाँ से गदल की जो छवि विकसित होती है वो उसकी पूर्ववर्ती मुक्त जुझारू आत्म स्वाभिमानी स्त्री की सकारात्मक छवि की अबदस्त करते हुए उसकी सीमाओं को निरंतर सखरा करती चली जाती है। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? राज के पीछे तो आज तक पीछे है, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देते। सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। प्रतीत होता है मानो बीहड़ वन में सिंहनी की तरह दहाड़ती गदल ताकत के अहंकार से अनजाने ही पिंजरे में घुस गई है। जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की आदि लेकिन इतना तय है कि अति नाटकीयता और अति भावुकता में कहानी के मूल प्रभाव को क्षरित कर दिया है। स्वयं पुलिस की गोली खाने के बाद संतोष मिलित आह्लाद के साथ फुसफुसाते हुए प्राण त्याग देती है कि जो एक दिन अकेला न रह सका मैं उसी की हूं। हो सकता है लेखक ने अंतिम प्रकरण प्रेम में घायल सिंहनी गदल की नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, बहादुरी और निर्भीकता को रेखांकित करने के लिए रचा हो, लेकिन यह सामान्य बेवकूफ स्त्री से अधिक स्मृति में नहीं आ पड़ती। गदल कहानी को लेखक की अंतर्दृष्टि की अपरिपक्वता का परिणाम है। शिल्पगत कलात्मकता के कारण कहानी अपने केंद्रीय पात्र को एक मजबूत चरित्र के रूप में उभारने का भ्रम देती है, लेकिन वास्तविकता यह है कथा की सूक्ष्म पड़ताल एवं सुस्पष्ट उद्देश्य के अभाव में अंततः उसे श्रीविहीन कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नई जमीन तोड़ने के लिए उत्साह में लेखक समस्या का ओवरव्यू देकर संतुष्ट हो गया है, स्थिति के तह तक नहीं पहुंचा है। अनुसूचित जनजातियों को लेकर उसके पूर्व प्राय लेखकों ने नहीं लिखा है। आपराधिक जनजातियों के रूप में गुर्जर, लोहार आदि जनजातियों सम्भ्रात समाज के बाहर परिधि तक भी नहीं रहा है। पात्रों के हृदय या मस्तिष्क की अंतरंग तस्वीर की बजाय उसकी आउटलाइन देना ही प्रेम को बलिदान के प्रति नाटकीय संघर्ष में विघटित कर देना गहराई के अभाव में उपजी दृष्टिहीनता का परिणाम है, जिसके चलते किसी भी किस्म की दार्शनिक गंभीरता का स्वरूप लेकर पाठक के भीतर कोई आलोड़न उत्पन्न नहीं होता। अधिक से अधिक वह पोजीशन का उपादान बन जाता है और स्नायु तंत्र में उत्तेजना भर देता है। जीवन के बरबस आत्मोलोचन की चुनौती प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए इस कहानी में मुक्ति एवं उदात्तीकरण का वह रूप नहीं जो आकाशदीप में है। हाँ, उसने कहा था कि समकक्ष इसे अवश्य कहा जा सकता है, जहाँ विपरीत युग का निदर्शन करते करते प्रेम और त्याग एक ही स्थिति प्रेम का विस्तार बन जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कथा पात्र समझ ही नहीं पाते हैं कि परंपराओं के दबाव में उसके प्रेम का आखेट ही किया गया है। आज इतना ही। धन्यवाद।